दिसंबर की 22 तारीख सन 2024 इतवार का दिन है। मैं हूं आपका मेजबान अशफाक गौहर और प्रोग्राम आपने देखना शुरू किया जी। सलाम जे के आप सबको हमारी तरफ से खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम, खैर मकदम। और आज की नशरियात का आगाज जब हम करते हैं तो आपसे वादा करते हैं कि आपको खबर तह तक बताएंगे। न सिर्फ हालात वाक़ात जम्मू कश्मीर और मौसमी सूरत हाल क्या कुछ है उस पर हमारी नजर रहेगी, बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर चंद अहम मामलात है। कुवैत के अंदर क्या कुछ रात पर हुआ है उस पर भी हमारी नजर है। बांग्लादेश के इंक्वायरी कमेटी की एक रिपोर्ट सामने आई है, उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे, तज्जिया तबसरा भी करेंगे। और आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे हमारी राब्ता साइट फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistanews.in पर, जहां खबर, तज्जिया और तबसरा हर पल हम आपके साथ करते हैं। और यहां पर जब आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं, वहां पर इनबॉक्स में आकर आप हमारे साथ राब्ते में रहते हैं। मुख्तलिफ इलाकों की तस्वीरें आप भेजते हैं, खबरें भेजते हैं, जिन्हें हम अपने तरीके से एनालाइज करते हैं। सोशल मीडिया और चैनल पर हम जरूर उसको शाया भी करते हैं, इसलिए ये प्यार मोहब्बत बराबर हमारे साथ बांटिएगा। आपसे वादा किया आज भी आखिरी 10 से 12 मिनट का वक्त होगा जब कुछ फोन कॉल्स को शामिल प्रोग्राम करवाएंगे, आपकी आवाज हुकूमती इदारों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और उस बड़े मामले पर जो गुफ्तगू हम पिछले कई दिनों से लगातार कर रहे हैं कि ऑनलाइन गैमलिंग में रियासती अवाम का जो हाल बेहाल हो रहा है उसमें क्या कुछ किया जा सकता है, किस तरीके की हिकमत अमली बनाने की जरूरत है, उस आवाज को मजीद भी आज आगे बढ़ाएंगे। पल पल करके हर पल आपके सामने एक एक करके खबर रखेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ और तवारीख के पन्नों को खंगालते हुए आपको बताएंगे कि आज माजी में क्या कुछ हो चुका है। अहम तरीन वाक़ात रखेंगे आपके सामने। मेरे साथी गौर कुछ है इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर। तो प्रोग्राम की शुरुआत है फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी आज हिस्ट्री ऑफ द डे में क्या कुछ हुआ है, चंद मालूमात मुल्की और आलमी सतह पर जो हम आपकी नज़र करते हैं, उसके बाद ही खबरों की बाज़ाब्ता तौर पर शुरुआत करेंगे। और आज ही के दिन यानी कि 22 दिसंबर साल 2006 में भारत पाकिस्तान ने एक मुश्तरका वर्किंग ग्रुप तश्कील दिया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1901 में ब्रह्मचर्य आश्रम का बाकायदा इफ्तिताह शांति निकेतन में हुआ, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1966 में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आया है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 22 दिसंबर साल 1971 में उस वक्त के सोवियत यूनियन ने ज़ेर ज़मीन एटमी तजुर्बा किया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 22 दिसंबर साल 1851 में आज के दिन हिंदुस्तान में पहली माल ट्रेन चलाई गई है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 22 दिसंबर साल 1882 में पहली बार क्रिसमस ट्री को थॉमस एल्वा एडिसन के बनाए हुए बल्बों से सजाया गया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 22 दिसंबर साल 1972 में नगारगो के दारुल हुकूमत मातगवा में जलजले में 12,000 अफराद हलाक हुए, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1989 में रोमानिया में 24 साल के बाद नोकोलाई सिवास्को अमरिया हुकूमत का खात्मा हुआ है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1940 में एम नाथ राय ने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी के क़याम का ऐलान किया, वो आज ही का दिन था 22 दिसंबर। और आज ही के दिन 22 दिसंबर साल 1910 में अमेरिका में पहली बार पोस्टल स्विंग सर्टिफिकेट जारी कर दी गई हैं। और आज ही के दिन 22 दिसंबर साल 1947 में इतालवी पार्लियामेंट ने नया आइन मंजूर किया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1978 में थाईलैंड ने अपना आइन बनाया, वो आज ही का दिन था 22 दिसंबर। तो नाजरीन, ये थी तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि आज 22 दिसंबर को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है वो हमने आपको बताया है। अब बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत, और खबरों की शुरुआत करेंगे इशफाक गौहर। चलिए जनाब, खबर का आगाज करते हैं। और सबसे पहले जरा मौसम के मिजाज के बदले से आपको बैनुल-अक़वामी खबरों से, इंटरनेशनल सिनेरियो में क्या कुछ चल रहा है उनमें एक अहम खबर जो आज सुबह सामने आई है वो है बांग्लादेश से, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के हालात एक बार फिर खराब हो सकते हैं, सियासी हालात खराब हो सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश की इंटरिम हुकूमत ने एक इंक्वायरी कमीशन बनाया था, जिस इंक्वायरी कमीशन का पहला रिपोर्ट सामने आया है। और ढाका से शाया होने वाले अखबारात के मुताबिक उस इंक्वायरी रिपोर्ट के सामने आने के बाद भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात में मजीद अफसुर्दगी पैदा होगी, मजीद
जो है वो दूरियां पैदा हो सकती हैं, क्योंकि इंटरीम हुकूमत ने जिस इंक्वायरी कमीशन को बनाया था उन्होंने अपना पहला रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर दिया इंटरीम गवर्नमेंट को, और उस रिपोर्ट के अंदर एनफोर्स्ड डिसअपियरेंस का लफ्ज इस्तेमाल किया गया था कि जबरी तौर पर जिन लोगों को गायब किया गया है उस बारे में एक कमीशन बनाया गया था। और इतलात और खबरों के मुताबिक बांग्लादेशी हुकूमत के सामने जो रिपोर्ट आई है उसमें भारत पर जबरदस्त संगीन इल्जाम लगे हैं, यानी भारतीय हुकूमतों पर, इंटेलिजेंस एजेंसियों पर संगीन इल्जामात लगाए गए हैं कि किस तरीके से वो फोर्स्ड डिसअपियरेंस के अंदर मुलव्वस पाए गए हैं। ये रिपोर्ट आने के बाद जो इंटरीम रिपोर्ट सामने रखी गई है, ये दूसरी रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट के आने के बाद बांग्लादेशी हुकूमत की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि इन तमाम रिपोर्टों के पेश नज़र भारत सरकार के साथ इस मामले को उठाया जाएगा। अगरचे दफ्तर खारजा भारत की तरफ से वजारत खारजा, मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स इस पूरे मामले पर गहरी नज़र रखे हुए हैं, ताहम उम्मीद लगाई जा रही है कि कल इस पूरे मामले पर सरकारी तौर पर बयान भी जारी किया जाएगा। लेकिन फिलहाल बांग्लादेश के संवाद जो अखबार है उन्होंने कमीशन ऑफ इंक्वायरी का हवाला देते हुए कहा कि डिसअपियरेंस के मामले में जो कमीशन बनाया गया है उसमें भारत सरकार को मुलज़्ज़म इल्जाम ठहराया गया है। इंडियन इन्वॉल्वमेंट इन बांग्लादेश सिस्टम ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपियरेंस एक बड़ा मैटर है जो रिपोर्टेड रिकॉर्ड किया गया है जी इस कमीशन के दौरान। और 2-3 चीजें जो है वो सामने रखी गई है। रिटायर सुप्रीम कोर्ट के जो जज है वहां के, उनके साथ 5 मेंबर और लगाए गए थे और उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो हुकूमती इदारों को सौंप दी है, जिसमें ये साफ कर दिया गया कि किस तरीके से एक बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी के लीडर सलाउद्दीन अहमद और दीगर लोगों का किस तरीके से फोर्स्ड डिसअपियरेंसेस हुई हैं और कुछ लोगों को फिर भारतीय जेलों के अंदर भी देखा गया है। और ये मामला भारतीय हुकूमत के साथ उठाया जाए कि और कितने लोग उनके जेलों में हैं, ये तमाम मामला जो है वो सामने रखे गए हैं। और ये जब ये रिपोर्ट सामने रखी गई है और आज बांग्लादेश की ज़राए अबलाग में ये रिपोर्ट आई है कि किस तरीके से इंटरफेरेंस हुई है, इसके बाद ये साफ लग रहा है कि फिलहाल बांग्लादेश के साथ जो ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश भारत सरकार की तरफ से हो रही थी, शायद उसमें मजीद वक्त लगेगा और एक टकरार की सूरत हाल जो है वो इंटरीम गवर्नमेंट बांग्लादेश की तरफ से खड़ा कर दी गई है जब से यह रिपोर्ट सामने आई है। अगरचे बांग्लादेशी हुकूमत की तरफ से ऑफिशियली इस पूरे मामले पर अभी कोई बात नहीं रखी गई है, लेकिन आज बांग्लादेश के मुख्तलिफ अखबारों के अंदर इस बात को शाया कर दिया गया है, जिसके बाद सीधी सी बात है कि आज इंटरीम हुकूमत बांग्लादेश की इस पर बात जरूर करेगी और कल दफ्तर खारजा भारत सरकार की तरफ से भी इसका रद्द-ए-अमल आने की उम्मीद है। और इस तरीके से भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते बेहतर हो रहे थे नई इंटरीम हुकूमत बनाने के बाद भी जो कोशिशें चल रही थी, शायद उसमें मजीद धचका लगा है इस रिपोर्ट के आने के बाद। तो चलिए नाज़रीन, जहां पर एक तरफ से भारत और बांग्लादेश के दरमियान रिश्तों में दूरियां पैदा हुई हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ से भारत और कुवैत के दरमियान जो रिश्ते हैं वो मजीद बेहतर हो रहे हैं, यानी कि ताल्लुकात में मजीद जो है बेहतरीन नजर आ रही है। क्योंकि 43 साल बाद भारत के वज़ीर आज़म ने कुवैत का दौरा किया है। आपको बताते चले कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से 2 रोज़ा दौरा, कुवैत का 2 रोज़ा दौरा, और आज उसका दौरे का दूसरा दिन है, जहां पर कुवैत के अंदर जब वो पहुंचे हैं तो उनका शानदार इस्तकबाल भी किया गया है। रेड कारपेट पर शानदार इस्तकबाल हुआ है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का, क्योंकि 43 साल बाद हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म का ये पहला दौरा कुवैत है। इससे पहले जो 43 साल पहले भारत की वज़ीर आज़म अंजानी इंदिरा गांधी की जानिब से दौरा किया गया था कुवैत का, उसके साथ साथ ही सदर हामिद की जानिब से दौरा किया गया था, लेकिन वज़ीर आज़म की जानिब से 43 साल बाद ये कुवैत का दौरा किया गया। और दौरे के दौरान जहां पर वज़ीर आज़म का शानदार इस्तकबाल किया गया, वहीं दूसरी तरफ से जो वहां पर मुकीम भारतीय हैं उनकी जानिब से भी वज़ीर आज़म का शानदार इस्तकबाल किया गया है और वहां पर हिंदुस्तानी उनके साथ भी वज़ीर आज़म की जानिब से बातचीत की गई। आपको बताते चले ये 2 रोज़ा दौरा वज़ीर आज़म पीएम मोदी की जानिब से, जहां पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया है और इस दौरे को वज़ीर आज़म की जानिब से एक तारीखी दौरा करार दिया गया है। उन्होंने कहा है कि इस दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान मजीद बेहतरी और साथ ही साथ एक
पायदार अमन माहदे भी कुछ इन दौरों के दौरान होने वाले हैं और इससे मजीद इन मुल्कों के दरमियान, दोनों मुल्कों के दरमियान यानी कि हिंदुस्तान और कुवैत के दरमियान मजीद नज़दीकियाँ पैदा होंगी, ये वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया। लेकिन सबसे अहम बात 43 साल बाद कुवैत का दौरा भारतीय वज़ीर आज़म की, जहां पर उनका रेड कॉर्पेट पर शानदार इस्तकबाल किया गया है और उसके साथ साथ ही वहां पर जो मुकीम हिंदुस्तानी हैं उनकी जानिब से भी उनका इस्तकबाल किया गया है। आपको बताते चले कि वज़ीर आज़म मोदी को कुवैत के अमीर शेख मशल अल हामिद अल जाबिर सभा की दावत पर उन्होंने कुवैत का दौरा किया है। चलिए जनाब, कुवैत के दौरे पर हैं वजीर आज़म और कामयाब दौरा इसे माना जा रहा है, क्योंकि कल जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचे थे तो मोदी मोदी के नारे भी लगे, जिसके बाद जो डियास्पोरा है, जो तारीखी वतन वहाँ पर रिहाइश पजीर है भारत के, उनसे भी कल वज़ीर आज़म जो है वो मुखातिब हुए हैं और आज पूरे दिन प्रोग्रामों की तफसील जो आती रहेगी आपके सामने सोशल मीडिया और टीवी पर ज़रूर उसको शेयर करते रहेंगे। लेकिन ज़रा मामला मस्जिद मंदिर का भी आपको बताते हैं और रवा हफ्ते के दौरान दूसरा बड़ा बयान मोहन भागवत की तरफ से सामने आया है और मोहन भागवत ने एक बार फिर इस मामले पर अपनी बात रखते हुए कहा है कि जिस तरीके की सूरत हाल बन रही है ये इंतहाई अफसोसनाक है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत का मंदिर मस्जिद तनाज़े पर बड़ा बयान सामने आया है और मस्जिद तनाज़े के दोबारा सर उठाने पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि अयोध्या राम मंदिर की तामीर के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वो इस तरह के मसाइल उठाकर हिंदुओं के लीडर बन सकते हैं और कहा कि ऐसे अगर सूरत हाल बनती रही तो इंतहाई तशवीशनाक ये सूरत हाल होगी। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने कई मंदिरों और मस्जिदों की तनाज़ा के बीच ये बयान दिया है और ये कहा है कि मामला तय हो गए हैं और तय मामला के बीच अब इस तरीके की कोशिश ना करें जिससे मुल्क का शीराजा बिखर सकता है। उन्होंने हिंदू तंजीमों से भी अपील की वो इस तरीके के इक़दाम से परहेज करें और गैर जरूरी तौर पर हर जगह पर मंदिर ढूंढने की कोशिश ना करें। रवा हफ्ते के दौरान मोहन भागवत का ये दूसरा बड़ा बयान है जो मंदिर मस्जिद तनाज़े के बीच में सामने आया। आपको याद होगा कि फिलहाल 3-4 मस्जिदें इस वक्त ज़ेर इल्तिमा में पड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट का अपना एक बयान इसमें है, वर्शिप एक्ट पर बातें हो रही है। इस बीच मोहन भागवत का ये मानना है कि कुछ लोग हिंदू लीडर बनना चाहते और इंतहा पसंदी का लेबल लेकर मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी पर सवाल उठा रहे हैं, जो किसी भी कीमत पर काबिल कबूल नहीं होगा। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत का एक और बड़ा बयान जो सामने आया है रात देर गए। चलिए जनाब, अब जरा हटते हैं इन खबरों से और बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, क्योंकि जम्मू कश्मीर के मौसम का मिजाज बदला हुआ है। चिल्लाई कलान का आज दूसरा दिन है, यानी चिल्लाई कलान सख्त तरीन 40 दिन, और इन सख्त तरीन 40 दिनों ने कल से ही अपना रुख साफ कर दिया था। जहां झील के किनारे नहीं बल्कि जल झील के कई हिस्से मुंजमद हुए थे, बहता पानी मुंजमद हुआ था, वहीं पर सर्दी की शदीद लहर जो है वो इन दिनों वादी कश्मीर के अंदर जारी है। चिल्लाई कलान ने अपनी एंट्री काफी सख्त कर दी है। जहां 30 साल रिकॉर्ड कल टूटा है, वहीं पर एक और रात सर्द तरीन गुजर चुकी है और दर्जे हरारत पूरी वादी कश्मीर के अंदर -5 से 8 डिग्री के दरमियान रिकॉर्ड किया गया। आप प्रोग्राम के आखिर पर आएंगे तो आपको वो जरूर अपडेट करेंगे, लेकिन फिलहाल कोई भी मौसमियाती तब्दीली इस साल के आखिर तक यानी दिसंबर के आखिर तक नहीं होगी। मरकजी महकमे मौसमियात की पेशनगोई सामने आई है और सब जीरो टेम्परेचर जो रात को रहता है चिल्लाई कलान की वजह से न सिर्फ झील डल के कई हिस्से मुंजमद हुए हैं, बल्कि इतलात और खबर यह है कि वोलर का भी एक अच्छा खासा हिस्सा जो है झील वोलर, दुनिया का बड़ा झील जो है वो भी मुंजमद हो रहा है मुसलसल ठंड की वजह से। और इस भी जब कड़ाके की ठंड है, जो सफेद चादर सुबह हल्की सी दिखती है, रात को हल्की सी दिखती है, सुबह अबूर मरूर सड़कों पर काफी मुश्किल होता है। इस बीच रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस कश्मीर की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी है। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस की तरफ से जो एडवाइजरी जारी कर दी गई है उसमें सुबह और शाम को
सफर करने वाले लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। यानी सुबह और शाम को जब मोटरसाइकिल सवार गाड़ी में चलते हुए लोग सफर करेंगे तो उन्हें कहा गया कि वो काफी ज्यादा एहतियात बरते, क्योंकि ये एहतियात इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सूरत हाल माइनस की है और सड़कों पर जो पानी जमा हुआ है उस पर काफी ज्यादा फिसलन होती है। कल आपको याद होगा कि साउथ कश्मीर के अंदर किस तरीके से सड़क का दिलदोज हादसा भी हुआ। उस बीच आरटीओ कश्मीर की अपनी एडवाइजरी भी आई है। न सिर्फ आरटीओ कश्मीर ने एडवाइजरी जारी किया बल्कि महकमा सेहत की तरफ से भी एडवाइजरी जारी कर दी है और महकमा सेहत की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि बुजुर्ग लोग जो डायबिटिक, चस्ट की बीमारी में और दीगर अमराज में मुब्तला है उन्हें सुबह शाम काफी एहतियात बरतने की कोशिश करनी चाहिए और शदीद सर्दी के बीच वो बिल्कुल ना बाहर निकले, क्योंकि सर्दी का जो एहसास है वो इंतहाई सख्त बना हुआ है और सख्त सर्दी के बीच सूरत हाल ये है कि आज सुबह भी मनफी दर्जा हरारत मुख्तलिफ इलाकों के अंदर रिकॉर्ड किया गया। सबसे पहले सईद इरफान फाजिल हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, उसके बाद इरशाद अहमद के पास चलेंगे नॉर्थ कश्मीर और फिर हम गांदरबल भी चलेंगे जहां से हमारे साथ सलीम वानी भी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इतलात और खबरों के मुताबिक सोनमर्ग से आगे जाने वाले रास्ते पर फिसलन काफी ज्यादा है। जो तस्वीरें हम थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे कि नमक छिड़कने की कोशिश की जा रही है और वहां पर क्या कुछ सूरत हाल थोड़ी देर में दिखाएंगे आपको। सबसे पहले सईद इरफान फाजिल झील पर आप मौजूद है, सूरत हाल क्या कुछ है? आपके पहनावे से साफ लग रहा है कि मनफी दर्जा हरारत है। कल आपने दिखा था कि झील के मुख्तलिफ इलाके मुंजमद हुए थे और पूरे दिन सयाहों ने इसका लुत्फ भी उठाया, हाथ में वो मुंजमद हुआ पानी भी लेते हुए सेल्फियां हमने वायरल देखी है। सुबह सुबह तस्वीर किस तरीके की है झील डल के आसपास, और जरा बड़े फ्रेम में दिखाइएगा कि कैसा है झील का नजारा सुबह सुबह, क्योंकि दर्जा हरारत -5 से -8 के दरमियान रिकॉर्ड किया गया है। गौर साहब, बिल्कुल जहां तक मनफी के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा, -8 के करीब रिकॉर्ड किया गया और झील डल के पास में मौजूद हूं और इस वक्त अगर देखा जाए तो कड़ाके की सर्दी है और इसके साथ साथ जी हाँ पूरा फ्रीजिंग एटमॉस्फेयर है। चिलाई कलान को लेकर बात करें तो कल से चिलाई कलान शुरू हुआ। मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि इस वक्त डल झील की सिचुएशनली अगर देखें, अगर आप पूरा फ्रेम दिखाएंगे बिल्कुल सही, आप देख सकते हैं कि झील पूरी तरह से जमी पड़ी है, यानी दूर दूर तक पानी जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। यानी एक साइड से अगर देखेंगे कड़ाके की सर्दी है और साथ ही साथ जी हाँ कोई मूवमेंट नहीं है शिकारा की, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है और सुबह सुबह जो है काफी ज्यादा ठंड जो है, काफी ज्यादा ठंड वो इस वक्त दिखाई दे रही है। फ्रीजिंग पूरा चारों तरफ माहौल है, जबकि इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो मेजर प्रिकॉशंस खासतौर पे बच्चों और बुजुर्गों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि इसमें मेडिकल एडवाइजरी भी आई है कि उन्हें एहतियात बरतने की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इस ड्राइनेस की वजह से काफी ज्यादा नजला, जुकाम, खांसी जो है वो हो गई है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं सियाहत को लेकर तो डल झील के साथ साथ डल झील का नजारा तो है, मगर डल झील के नजारे के साथ इंतजार होता है कि कब धूप निकलेगी और उसके बाद जो है जी हाँ शिकारा जो है राइड करने के लिए निकलेगा और डल झील के साथ साथ सैयाह जो है वो लुत्फानंदोज होंगे। मगर मैं कहना चाहूंगा कि फिलहाल कोई ऐसी एडवाइजरी जो है जिस तरीके से मौसमी महकमियात की अगर मैं बात करूं, हमारे साथ यहाँ पर कुछ टूरिस्ट है, मैं कोशिश करूंगा लाइव इनसे मुखातिब होने की, इनसे बात करने की और इनसे पूछेंगे कि ये यहाँ पर अभी आए हैं। हेलो सर, कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग बिहार से। बिहार से? आप बिहार से आए, तो कैसा लग रहा है ठंडे ठंडे मौसम में? सर हम लोग यहाँ पे बर्फ और ये सब देखने के लिए आए थे। पूरा डल लेक फ्रीज है, कोई मूवमेंट नहीं नजर आ रहा है और बहुत ज्यादा ठंड है सर। हम लोग अभी सोनमर्ग के लिए निकल रहे हैं और अभी हम लोग 5 दिन और यहाँ स्टे कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नजारा कभी डल झील में देखा? नहीं, कभी सामने से तो कभी नहीं देखा, ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। सर्दी कितनी लग रही है आपको? सर्दी तो है बहुत पर बहुत मजा आ रहा है। पर तो मैं जानना चाहूंगा, अभी न्यू ईयर भी आने वाला है, क्रिसमस भी आने, तो रुकेंगे कि वापस जाएंगे? नहीं सर, हम लोग की वापसी यहाँ से 27 को है, फिर हम लोग जाएंगे माता की दरबार और वहाँ से वापस हम लोग जाएंगे। तो यहाँ आके खुश हैं आप लोग? बहुत थैंक यू। और यहाँ पर हमारे साथ एक कश्मीरी है, इनसे बात करेंगे। वालेकुम सलाम जी, मैं जानना चाहूंगा आप भी डल झील पर आए हैं, तो क्या लग रहा है आपको? ऐसी सर्दी देखिए, आज 33 साल रिकॉर्ड टूटा है। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, एक्चुअली मैं बारामूला से आया हूँ,
क्योंकि मैंने बस सुना ही था कि डल झील फ्रीज भी होता है, लेकिन आज मैंने पहली बार लाइफ में देखा है कि डल झील जो है वो फ्रीज हो चुका है। तो इसी वजह से मैं बारामूला से सुबह सुबह श्रीनगर आ गया सर। यानी ऐसा सुना था और आज कई सालों के बाद ऐसी सिचुएशन। अच्छा, आपको क्या लग रहा है चिलई कलान कैसा है, कितना स्ट्रांग है चिलई कलान? चिलई कलान तो हमेशा स्ट्रांग ही होता है, लेकिन अफसोस की बात है हम दिन में आज कभी कभार 1 या 2 घंटे ही लाइट देख पा रहे हैं। मैं बारामूला की बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल कुछ है नहीं है, बिल्कुल बिजली नहीं है। हम गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं कि हमारे टूरिस्ट लोग यहाँ आते हैं, उनकी हालत भी बुरी हो जाती है। होटलों में जाइए आप, कहीं पे हीटर अवेलेबल नहीं होता है, तो अगर हीटर अवेलेबल, एसी भी अवेलेबल होता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो फायदा क्या है इन चीजों का? एक साइड से आप डल झील का नजारा ले रहे हैं, ऐसा माहौल देख रहे हैं और इम्पैक्ट भी कुछ अलग है, इसका मतलब आप एंजॉय कर रहे हैं। जी जी जी, एक्चुअली मैं सईद इरफान भाई, ये बताइए जो परत जमी हुई है ये कितनी मोटी है? और कल हमने देखा था कि बहुत सारे लोग इस पर सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे थे जो इंतहाई खतरनाक है। तो आज क्या इस तरीके का एहतमाम किया गया कि कोई सेल्फी ना ले पाए? क्योंकि अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो वहां पर जान होने का बहुत ज्यादा खतरा, क्योंकि पानी जब ठंडा होगा फिर रेस्क्यू में भी बड़ी परेशानियां हैं। तो ये जो परत जमी हुई है कितनी मोटी है? हल्की सी है या बहुत ज्यादा है? देखिए, अगर मैं बर्फ के हवाले से बात करूंगा तो ये कोई मोटी नहीं है, बहुत लाइट है और इस पर चलना बहुत मुश्किल है और खास तौर पर मैं ये कहूंगा कि डेंजरस है। ऐसा नहीं है कि कोई अगर इसे देख रहा है तो उसको शायद जहन में होगा कि वो यहाँ आया था बहुत पहले और उसके बाद बर्फ जम गई थी, तो उसके बाद जैसे हमने सुना था इसमें गाड़ी भी चली थी, लोगों ने खेला भी था। ऐसी कोई बिल्कुल भी, जी हाँ, वैसा कोई लेयर नहीं है, बहुत थिन लेयर है। और मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि थोड़ा सा ब्रेक करके मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा दिखाएं। ये आप देख सकते हैं, मैं ये यहां से इसको तोड़ के दिखा रहा हूं आपको। तो दैट मींस बहुत लाइट लेयर है, ज्यादा मोटी लेयर नहीं है सर। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इट्स अ वेरी डेंजरस पॉइंट। इरफान, एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आबी जो जखायर है वो भी मुंजमद हुए हैं और साथ ही साथ कुछ जो पानी की जो पाइपें हैं वो भी मुंजमद होने की इतलात मौसूल हो रहे हैं। ऐसे में एक तो सर्दी से लोगों को मुश्किलात हैं, दूसरी तरफ से पीने के साफ पानी या दीगर जो भी पानी इस्तेमाल होता है उसको भी लोगों को इस हवाले से भी काफी मुश्किलात पेश आ रही होंगी। एब्सोल्युटली, अगर देखा जाए दिस इज कंप्लीटली अ फ्रीजिंग ऑलमोस्ट, क्योंकि देखा जाए झीलें मुंजमद हुई है, नदी नाले मुंजमद हुए हैं, इसके साथ साथ जो घरों में नलकों से जो पानी आता है, पाइप्स है, वो भी मुंजमद हुई है। क्योंकि तकरीबन दिन के 12-1 बजे तक जो है हल्की हल्की धूप, जैसे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट आपको दिखाएंगे, इट इज कंप्लीटली मतलब क्लाउडी। आप देखिए पूरा हेज है, कोई धूप दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। इससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि सूरज जो है वो काफी टाइम के बाद निकलता है और अगर निकलता भी है तो बहुत लाइट निकलता है। ठीक है जी, सईद इरफान फाजिल, बहुत शुक्रिया जी। जिल के लिए फटाफट से जरा नॉर्थ कश्मीर भी चलते हैं, हमारे साथ इरशाद ज्वाइन किए हुए हैं। इरशाद, जरा अपडेट करें, ये तो श्रीनगर की सूरत हाल है जहां पर दर्जा हरारत मनफी है। नॉर्थ आते आते सूरत हाल किस तरीके की है? क्योंकि नॉर्थ के एंटायर बेल्ट के अंदर भी शदीद सर्दी ने दस्तक दी है। अगरचे बालाई इलाकों के अंदर रात देर गई हल्की सी बर्फ जरूर देखने को मिली थी, क्या कोई राहत रात भर देखने को मिली है इरशाद? बिल्कुल गवारजी, अगरचे हम इस ठंड के हवाले से बात करें, क्योंकि ठंड जो है वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सुबह शाम यहाँ पे जो दुकानदार तबके के लोग हैं, चाहे दीगर जो मुलाजिम हैं, चाहे स्टूडेंट्स हैं, उनको भी काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि आज से तकरीबन चंद दिन पहले गुलमर्ग के साथ साथ चाहे दीगर जो पहाड़ी इलाकों में जो बर्फबारी हुई, उसकी वजह से जो है काफ़ी सारे मुश्किलात पैदा हुए और काफ़ी जो है ठंड जो है उसमें जो है काफ़ी इजाफा ही देखने को मिल रहा है। और इस वक्त हम बारामूला के सीमट ब्रिज के ऊपर मौजूद है, क्योंकि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं ये ओल्ड टाउन का इलाका, ये शेर खास का इलाका है और यहाँ पे बाकायदा तौर पर धुन जो है वो दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ साथ जो ऊपरी वाला इलाका है यानी कि हाजीबल का इलाका है, जहाँ पे पिछले दिनों भी मामूली तौर पर जो है हल्की तौर पर जो है बर्फबारी हुई है। और इसके साथ साथ दरियाई झेलम का जो पानी की सतह है वो बिल्कुल जो है उसमें भी कमी पेश आई है, बिल्कुल पानी जम चुका है, नलों में पानी नहीं है, बिजली का निज़ाम जो है वो दरम बरम है, क्योंकि बिजली अक्सर और बेशतर जो है यहाँ के इलाकों में, चाहे बारामूला हो, सरहदी कस्बा उड़ी हो, चाहे रफियाबाद, सोपुर, यहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों में जो है अक्सर और बेशतर बिजली गुल रहती है। उसकी वजह से लोगों को भी काफी सफर करना पड़ रहा है। अगरचे देखा जाए यहाँ पे इस वक्त भी ठंड भी काफी है और यहाँ पे नलों में जो है पानी नहीं आ रहा है, उसकी वजह से भी लोगों को काफी मुश्किलात
पैदा होते हैं। और देखा जाए यहाँ पे सुबह शाम जब लोग दुकानों पे आते हैं तो वो यहाँ पे लकड़ी जो है जलाते हैं और उसी से जो है गर्मी लेते हैं। और देखा जाए यहाँ पे आज से तकरीबन चंद दिन पहले जो जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला मेंगा शेरपा ने एक रिव्यू मीटिंग ले ली, जिस टाइम यहाँ पे बर्फबारी होगी उस वक्त किस तरीके से जो है बर्फ उठाना है, यानी कि गुलमर्ग के साथ पहले कर दिए। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। नॉर्थ कश्मीर से अपडेट कर रहे थे, लेकिन जरा सीधे उस शाहरा पर चलते हैं जो लद्दाख से मिलाती है, यानी गांदरबल चलते हैं, जहां से हमारे साथ सलीम वानी साहब हमारे डिप्टी ब्यूरो ज्वाइन कर चुके हैं। सलीम वानी, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। अपडेट करें कि मौसम का मिजाज किस तरीके का बना हुआ और स्पेशली ये जो कौमी शाहरा है जिसको लेकर काफी चिमे गोइयां चलती है। पहले हम देखते थे कि जुलाई कलान शुरू होने से पहले ही सूबाई इंतजामिया इस बात का ऐलान करती थी कि भाई कट आउट डेट लग गया, अब गाड़ी चलेगी नहीं। उसके बाद इंतजामिया इस चक्कर में है कि 12 महीने गाड़ियां चलती रहे, अगर जो थोड़ा बहुत वक्फा भी बीच में देते हैं। तो अब की बार पहले श्रीनगर लद्दाख कौमी शाहरा पर जरा अपडेट करें, क्या गाड़ियों की रफ्तार है या रुक चुकी है और मौसम का मिजाज किस तरीके का इस पहाड़ी इलाके के अंदर बना हुआ है? देखिए गवर, जो गांदरबल का इलाका है ये माजी में भी देखा जाए तो सरतरीन इलाका है। गांदरबल के जो बेशतर इलाके हैं, चाहे आप सोनमर्ग की बात करो, नारानाग की बात करो, गुंड तहसील की बात करो, जो फार फ्लंग एरियाज है। और जो आपने जिक्र की, सबसे पहले हम जोजिला की रोड की बात करेंगे। जो माजी की बात अगर करते थे तो नवंबर की महीने में ये जोजिला बंद होता था, जो फरवरी मार्च में खुलता था। लेकिन पिछले 2-3 सालों से जो यहाँ पे जोजिला में दिखने को मिलता है कि आपने लास्ट ईयर भी देखा कि 2 एक्सीडेंट्स होते हैं। लेकिन आज सुबह की बात जो है कि आपने जो विजुअल्स अभी चलाए, जोजिला में इस टाइम -18 है। जो अभी सुबह भी वहां पे काम चलता था तो वहां पे -18 है। उसमें जो बीआरओ के 122 आरसीसी के लेबर जो काम करते हैं, क्योंकि वहां पे काफी फिसलन है, जब गाड़ियां वहां पे चाहे छोटी गाड़ी हो या बड़ी गाड़ी हो वहां से गुजरती है तो उनको बहुत सारा खतरा भी रहता है। तो इसी सिलसिले में जो जोजिला को अभी खुला रखा गया है, माजी में ये डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और बीआरओ के जो सीनियर ऑफिशियल्स और आर्मी के जो सीनियर ऑफिशियल्स है ये फैसला लेते थे। लेकिन आज के दौर में आप 2 यूटीज के डिविजनल कमिश्नर या बाकी सारे ट्रैफिक के ऑफिसरान या चीफ इंजीनियर कश्मीर या चीफ इंजीनियर लद्दाख बीआरओ वो इसको लुक आफ्टर करते हैं। उसके बाद अभी जोजिला में सुबह जो 9 बजे तक, सबसे पहले 7:30-7 बजे से बीआरओ जो वहां पे जो फिसलन होती है उसमें जो नमक और बाकी सारे वो खाद जो डालते हैं, उसके बाद ही जब ग्रीन सिग्नल मिलती है तो 9 बजे के बाद जोजिला को खोल दिया, क्योंकि काफी रात को काफी वहां पे कोहरा वहां पे लगता है, जम जाता है, तो पूरी सड़क पे खतरा रहता है कि वहां पे फिसलन ना हो जाए। ये बीआरओ पूरी तरह से प्रिकॉशन लेता है कि वहां पे सुबह वहां पे वो ड्राइव होती है। उसके बाद जो ही बीआरओ की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलती है 9 बजे के बाद, उसके बाद ही गाड़ियों को अलाउ किया जाता है। उसके साथ साथ गांदरबल में 3 पावर हाउस भी है, लेकिन जो बिजली की मारामारी है, अनशेड्यूल्ड पावर कट्स है। आपने देखा कल भी यहाँ के कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी के मियां मेहर अली जो एमडी के पीडीसीएल महमूद शाह साहब से भी मिले। गांदरबल में बहुत सारे फीडर्स है, अभी देखो कंगन से नारानाग तक जो फीडर है 35 किलोमीटर जो फैला हुआ है। अगर नारानाग में फॉल्ट आता है तो 40-45 गांव सफर करते हैं। अगर पूरे साल को ये डिपार्टमेंट इसकी तरफ ध्यान दिया जाता तो शायद ही लोगों को ये बड़े मुश्किलात ना उठाने पड़ते हैं। आप कंगन पावर हाउस की बात करो, 3 मशीन चलते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड आप देखो उसकी हालत, अकाउंटेबिलिटी अगर देखने को मिली, अगर गांदरबल के फार फ्लंग एरियाज है, नारानाग है, अंदरवन है, गुंड है, कुलन है, बाकी सारे, अगर अफसरान अपने कुर्सियों से उठते शायद इन लोगों को देखते जो इस टाइम पूरे इन मसलों में उलझे हैं। अनशेड्यूल कट्स है, किसी जगह तार का मसला है। अब सीनियर ऑफिसर इसके लिए नहीं आएंगे। अगर ग्राउंड लेवल के अफसर, आपने देखे बेशतर जिले, अभी सुबह सुबह मैंने एक ट्वीट देखा डीसी शुपियन किस तरह रात को 11 बजे अपने जो केपीडीसीएल के जो एम्प्लॉय है उसने एक ट्वीट किया था कि ये माइनस टेम्परेचर में काम करते हैं। इसी तरह जब सारे डिस्ट्रिक्ट से कश्मीर के गांदरबल नहीं पूरे डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में। बहुत शुक्रिया सलीम वानी साहब ज्वाइन करने के लिए। मौसम का मिजाज खराब है, बिजली की चोरी लगातार जारी है। श्रीनगर लद्दाख कौमी शाहरा पर अगरचे रेड बटन दबा हुआ, यानी अभी बंद है। 10-11 बजे के आसपास एक और एडवाइजरी आएगी, क्या वहां पर कौमी शाहरा पर गाड़ी चलने की इजाजत होगी नहीं होगी। मतला बरालूद है। महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक रवा महीने के आखिर तक किसी बड़े मौसमियाती तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है। दर्जा हरारत मनफी जा रहा है और कई रिकॉर्ड तोड़ते हुए भी दिख रहा है। छोटा सा ब्रेक होगा, ब्रेक के उस पार जम्मू कश्मीर की एक और अहम और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएंगे कि अब
अब कानून बनने वाला है। ये कौन सा कानून बनेगा उस पर हम बात करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि मरकजी हुकूमत ने पैसा दिया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, लेकिन 3 साल से पैसा खर्च ही नहीं हुआ। एदाद शुमार मरकजी वजारत ने जारी कर दिए, अकाउंटेबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट को फिक्स कर दिए। छोटे से ब्रेक के बाद आएंगे तो दोनों बड़ी खबरों पर आपको अपडेट करेंगे। चलिए ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। प्रोग्राम सलाम जी के बिना नाज़रीन एक और पड़ाव में हम दाखिल हो चुका है। जरा बात जम्मू कश्मीर के उस कानून की करते हैं, क्योंकि ब्रेक से पहले हमने आपसे कहा था कि वो कानून यानी कि बिजनेस रूल्स के हवाले से जो बात की जा रही है जम्मू कश्मीर के हवाले से, इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर एक पेश रफ्त देखने को मिलेगी और आने वाले दिनों के दौरान एक रिपोर्ट इस हवाले से पेश की जाएगी। जो 3 रुकनी ज़ैली कमेटी कायम की गई थी उनकी जानिब से जो मसौदा कानून है वो तैयार किया जा रहा है और आने वाले दिनों में रिपोर्ट पेश की जाएगी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि बिजनेस रूल्स बराए जम्मू कश्मीर के हवाले से जो सब कमेटी तश्कील दी गई है, ज़राए के मुताबिक 3 अरकान पर मुश्तमिल, 3 काबीनी वज़रा पर मुश्तमिल पैनल ने अपना ड्राफ्ट तैयार कर दिया है और यह ड्राफ्ट बहुत जल्द रियासती हुकूमत को सौंप दिया जाएगा, जिसकी सरबराही उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं। CSC कैबिनेट सब कमेटी बिजनेस रूल्स को देख रही है जो साबिका रियासत जम्मू कश्मीर के थे, और फिर ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस जब यूटी बना है रूल 2019 उनको भी देखा जा रहा है, पुडुचेरी बिजनेस को भी देखा गया है। और इस बीच जो मरकजी वजारत दाखिला ने सन 2020, सन 2023 और सन 2024 में बिजनेस एडवाइजरियां जारी की हैं, बिजनेस रूल जारी किए हैं, उनको पेश नज़र नए सिरे से कानून को तरतीब दिया जा रहा है। और इतलात और ख़बर ये है कि ये कमेटी जो है इन्होंने अपना काम लगभग मुकम्मल कर लिया है और अगली काबीना में इस मसवदे को सामने रखा जाएगा, इसको पास किया जाएगा और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर को सिफारिश के लिए इसको भेज दिया जाएगा ताकि इन कानूनों का इतलाक फिर जम्मू कश्मीर के अंदर हो। अब ये ड्राफ्ट बिजनेस रूल्स का मतलब और मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर के इख्तियारात पहले ही वाजिया कर दिए गए हैं, ताहम सेक्शन 55 जो है एक्ट का, उसके तहत काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एलोकेशन ऑफ बिजनेस और दीगर मामलात को अभी तय करना बाकी था, जिसको लेकर अब बाज़ाब्ता तौर पर काउंसिल जो कैबिनेट सब कमेटी है उन्होंने अपना काम शुरू किया है। ऑलमोस्ट ये काम मुकम्मल हो गया है। अगली काबीना का इजलास जो माना जा रहा है कि इस महीने के आखिर तक मुतवक्का है, उसमें ये अहम तरीन ड्राफ्ट रखा जाएगा, जिसके बाद नए साल के आते आते ये मामला भी तय होगा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का दायरे इख्तियार क्या है, काबीनी वज़रा का दायरे इख्तियार क्या है, किस तरीके से काम करना होगा। अगरचे पहले ही 2019 में जो ड्राफ्ट सामने रखा गया था और उसके बाद जो मुख्तलिफ ऑर्डर सामने आए उसमें ऑलमोस्ट 70 to 80% मामला तय है, लेकिन सिर्फ ड्राफ्ट रूल की ज़रूरत है जो काबीना सब कमेटी अब पूरा कर रही है। आपको याद होगा एक तरफ से ये रूल्स बन रहे हैं, दूसरी तरफ से रूल बनेंगे असेंबली के, क्योंकि माह फरवरी के अंदर इजलास होगा और माह फरवरी के अंदर जब इजलास होगा तो उससे कबल बिजनेस रूल्स वहां पर भी बनाए जा रहे हैं ताकि असेंबली का कामकाज किस तरीके से हो और वो बिजनेस रूल्स के अंदर तमाम पार्टियों के मेंबरों को नॉमिनेशन मिलेगा और खुद शायद वहां पर जो स्पीकर साहब हैं अब्दुर्रहीम राठौर वो शायद उस कमेटी को हेड कर सकते हैं। इस तरीके की बातें आ रही है, तो ये माना जा रहा है कि नया साल आते आते दोनों बिजनेस रूल चाहे वो असेंबली के हो या काबीनी और सरकार के हो, दोनों तय हो सकते हैं। इस तरीके की खबर इस वक्त सामने आ रही है और नजरें सबकी अगली काबीना इजलास पर है, क्योंकि काबीनी ज़राया इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि नई काबीना इजलास जो होगी
जब अगला काबीना इजलास होगा इस महीने के आखिर तक, उसमें ये बिजनेस ड्राफ्ट रूल्स बराए हुकूमत जो है वो सामने आ सकते हैं, जिसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये तमाम चीजें भेजी जाएंगी जो वजारत दाखिला से वेट होकर फिर ऑर्डर की सूरत में सामने आ सकते हैं। तो जो पिछले कई दिनों से चल रहा था, जब वजीर आला बाहर आए थे परसों मीटिंग के बाद दाखिला वजीर से, तो उन्होंने भी इस बात का इशारा दिया था कि कैबिनेट सब कमेटी को फ्रेम किया गया है, वो काम करेगी, वो कैबिनेट के सामने रखेंगी और फिर ये मामला जो है वो आगे बढ़ेगा। और ऑलमोस्ट वो वर्क डन हो रहा है और माना जा रहा कि आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर ये सारा ब्लैक एंड व्हाइट में अवाम के सामने और सबके सामने होगा कि किसके क्या इख्तियारात है। क्योंकि अभी भी ये लग रहा है कि दो पावर सेंटर्स हैं, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब चला रहे हैं, एक उमर अब्दुल्ला साहब चला रहे हैं और अफसरों के बीच में तजब्जुब है कि लेफ्ट जाया जाए या राइट पर ही काम किया जाए। चलिए नाजरीन, तो बढ़ते आगे, ये थी बिजनेस रूल्स के हवाले से खबर। अब जरा बढ़ते आगे, बात जरा जम्मू कश्मीर के अंदर महकमे जंगलात पर सवाल उठे हैं। न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर बल्कि मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाका लद्दाख के अंदर भी महकमे जंगलात पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि मरकजी वजारत जो जंगलात हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि कैंपा के जो हवाले से जो फंड जारी किए गए मरकजी हुकूमत की जानिब से वो सही तरीके से उनका इस्तेमाल नहीं हुआ है। वो गुज़श्ता 3 सालों से उन फंड्स का इस्तेमाल करने में महकमे जंगलात कहीं ना कहीं नाकाम रहा है। ये मरकजी सरकार की जानिब से मरकजी जो वजीर हैं, वजारत है, उनकी जानिब से हाल ही में जो ऐवान जो पार्लियामेंट की कार्रवाई सरमा इजलास का जो इख्तिताम हुआ है, उस दौरान लोकसभा के अंदर एक सवाल के जवाब में जो मरकजी वजीर ममलिकत है उनकी जानिब से ये सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि जो जम्मू कश्मीर जो महकमे जंगलात है उन्हें जो फंड सलाट किए गए थे, मंजूर किए गए थे कैंपा के तहत, जो जंगलात के तहफ़्फ़ुज़, एफॉरेस्टेशन और दीगर जितनी भी सरगर्मियां हैं जंगलात के हवाले से जो फंड वागुजार किए गए हैं, मंजूर किए गए हैं, वो उनकी जानिब से इस्तेमाल नहीं किए गए हैं गुज़श्ता 3 सालों के दौरान। और जो आंकड़े जो एदाद शुमार जारी किए गए साल 2021-22 और उसके साथ साथ ही 21-22 की अगर हम बात करेंगे तो मरकजी हुकूमत की जानिब से 269.97 करोड़ रुपए एनुअल प्लान ऑपरेशन के तहत अप्रूव हुए हैं, जिसके साथ साथ ही जो जम्मू कश्मीर इंतजामी की जानिब से, जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से 266.25 करोड़ रुपए वागुजार भी किए गए हैं। लेकिन महकमे जंगलात वो रकूमात जो है वो सर्व करने में नाकाम रहा है गुज़श्ता 3 सालों के दौरान, क्योंकि महकमे जंगलात की जानिब से सिर्फ 127.74 करोड़ ही वो खर्च कर पाया है इस साल के दौरान, यानी कि 2021-22 के दौरान। उसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे साल 2022-23 के दौरान, तो मरकजी हुकूमत की जानिब से 312.69 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं, अप्रूव हुए हैं, जिसके बाद ही जम्मू कश्मीर हुकूमत को 282.63 करोड़ रिलीज किए गए हैं, जिसके साथ साथ ही महकमे जंगलात सिर्फ 282 उनमें से खर्च करने में कामयाब रहा है गुज़श्ता 3 सालों की हम बात करें। उसके साथ साथ ही अगर हम साल 2023-24 की बात करेंगे तो 370.55 करोड़ रुपए अप्रूव हुए हैं, जिनमें से 245 करोड़ रुपए रिलीज किए गए हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के जो महकमे जंगलात हैं वो सिर्फ 148.20 करोड़ ही खर्च करने में, यानी कि जो अफॉरेस्टेशन की जितनी भी सरगर्मियां हैं उस सिलसिले में वो ये रकम खर्च करने में ही कामयाब रहा। लेकिन जो खबर यहाँ पर है कि हुकूमत की जानिब से जो आंकड़े जारी किए गए हैं कि गुज़श्ता 3 सालों के दौरान कैंपा फंड्स का जो इस्तेमाल करने में महकमे जंगलात नाकाम रहा है। चलिए जनाब, ये तो बात थी पार्लियामेंट की, क्योंकि पार्लियामेंट में एक तहरीरी सवाल के जवाब में इस बात का खुलासा हुआ कि कंपा को लेकर जो पैसा आया जम्मू कश्मीर को वो सरफ ही नहीं हुआ और अब इसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए मरकजी हुकूमत ने रियासती हुकूमत के साथ तालमेल बिठाया है और कहा गया है कि इस मामले को देखा जाए। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, जरा दिल्ली की बात चलिए तो आपको यह भी बताते चले कि दिल्ली से एक और अहम और बड़ी खबर सामने आई है और आला तालीम के मैदान में मजीद बेहतरी के आसार नुमाया हो चुके हैं, क्योंकि पीएम उषा स्कीम के तहत मजीद प्रोजेक्टों को मंजूरी मिली है और मरकज की तरफ से कल 9 नए प्रोजेक्ट मंजूर किए गए हैं और इन नए प्रोजेक्टों पर जहां कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के ढांचों को मुस्तहकम और उस्तवार बनाने के लिए कोशिशें की जाएगी। कुल मिलाकर 85 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पीएम
उषा स्कीम के तहत रात देर गए मंजूर किए गए हैं। और ये तीसरी प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड मीटिंग हुई थी जिसमें वो प्रोजेक्ट जो जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से सामने रखे गए थे उनमें से चंद प्रोजेक्टों को मंजूरी मिली है। कुल मिलाकर 9 प्रोजेक्टों को मंजूरी मिली है, जो तकरीबन 85 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी रजौरी को मिलेगा, जहां पर 20 करोड़ रुपया पीएम उषा स्कीम के तहत सर्व किए जाएंगे। 5 नए गर्ल्स हॉस्टल कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे, बनाए जाएंगे एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मिनिस्ट्री फॉर एजुकेशन मामलात को देखती है और ये जो गैप है हायर एजुकेशन सेक्टर के अंदर उसको पूरा करने के लिए ये सेंट्रल स्कीम का इतलाक जम्मू कश्मीर के अंदर भी किया गया है। तीसरी प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड मीटिंग के दौरान इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि हुकूमती इदारे चाहते हैं कि ट्रांसफॉर्म हो हायर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, और इस जिम्मन में बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी जो है वो 20 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन के लिए पैसा दिया गया है। 5 इजाफी हॉस्टल्स बनेंगे जो बांडीपोरा के अंदर होगा, बारामुल्ला के अंदर होगा, कुलगाम के अंदर होगा, रामबन के अंदर होगा और उधमपुर के अंदर होगा। ये 5 गर्ल्स हॉस्टल बनेंगे और यहाँ पर 5 हॉस्टलों पर ईच एलोकेटेड है, हर एक हॉस्टल को एलोकेट किया गया है 10-10 करोड़ रुपए, यानी 50 करोड़ यहाँ पर भी आएंगे जी। 5 बड़े हॉस्टल्स गर्ल्स हॉस्टल बनने जा रहे हैं बांडीपोरा, बारामुल्ला, कुलगाम, रामबन और उधमपुर के अंदर, ताकि प्रमोट किया जाएगा जी जेंडर इक्वेलिटी। मर्दों के लिए हमारे पास थे बॉयज हॉस्टल थे, गर्ल्स हॉस्टलों की कमी थी और ये गर्ल्स हॉस्टल भी अब बनेंगे। इस जिम्मन में बाज़ाब्ता तौर पर तैयारियां की गई है। 3 डिग्री कॉलेज जो बांडीपोरा, सोगाम और कुपवारा है और साथ साथ नौशहरा है, इन्हें 5-5 करोड़ रुपया दिया गया है ताकि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ाया जाए। बांडीपोरा कॉलेज को, सोगाम डिग्री कॉलेज को, कुपवारा डिग्री कॉलेज को और नौशहरा डिग्री कॉलेज को 5-5 करोड़ रुपया देने का फैसला लिया गया है ताकि अपग्रेड हो, डेवलपमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर बढ़े। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर की तरफ से पहले ही एक कंप्रहेंसिव प्रपोजल्स दिए गए थे 47 इंस्टीट्यूशनों को लेकर, जो कुल मिलाकर 585 करोड़ रुपए के थे। उनमें फिलहाल 18 प्रोजेक्टों को मंजूरी मिली है, जिनमें माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी भी है, कई कॉलेजेस भी है और यह माना जा रहा है कि पहले ही कुछ काम शुरू किया गया और अब यह नया काम भी शुरू किया गया है, जिनमें कुछ कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के लिए रकूमत वागुजार की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और गर्ल्स हॉस्टल बनने जा रहे हैं। इस जिम्मन में पीएम उषा स्कीम जो है उसके तहत ये पैसा अब जम्मू कश्मीर इंतजामिया को मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये थी बात जनाब मरकज के फैसले की जो रात देर गए लिया गया था और जम्मू कश्मीर के जाविये से इंतहाई अहम था, क्योंकि एक और संगमील महकमे तालीम में आगे लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बात जरा सरहदों की भी करते हैं और बात जम्मू सूबे की भी करते हैं, जहां पर फौज का यह दावा है कि फौज ने निगरानी बढ़ा दी है और कई हसास मकामात पर चौकियां तैनात कर दी गई हैं ताकि निगरानी रखी जाए और दरअंदाजी को हर मुमकिन नाकाम किया जाए। जी नाजरीन, बात हम करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल 16 कोर कमांडर नवीन सचदेवा की, जिन्होंने कल सरहदी जिला राजौरी का दौरा किया और दौरे के दौरान उन्होंने ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। उसके साथ साथ ही फौजी अफसरान के साथ बात की है, फौजी जवानों के साथ भी मुलाकात की है, उनका हौसला बढ़ाया और उसके साथ साथ ही उन्होंने जम्मू खित्ते में नई पोस्टें कायम करने के हवाले से बात की है कि नए जम्मू सूबे के अंदर नई पोस्टर्स कायम की जाएंगी और इस सिलसिले में उन्होंने कहा मजीद के रात के गश्त में भी इजाफा कर दिया गया है जम्मू सूबे के अंदर, क्योंकि हालिया हमने देखा है कि गुज़श्ता 1 साल के दौरान जिस तरह से सूबे जम्मू के अंदर मुख्तलिफ अजला के अंदर जो हमले हुए हैं उस सिलसिले में उन्होंने कहा है कि उसके बाद ही उनको मद्देनजर रखते हुए रात का गश्त तेज कर दिया गया है, नई पोस्टर्स कायम की गई है और उसके साथ साथ ही जो ऑपरेशनल तैयारियां हैं उनका भी उन्होंने बखूबी से जायजा लिया है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि फौज की जानिब से जो दीगर जितनी भी फोर्सेज हैं सरहदी इलाकों के अंदर जो अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं बखूबी से तालमेल के साथ वो अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं और तैयारियों का उन्होंने जायजा लेने के साथ साथ ही फौज की तरफ से जो इकदाम उठाए जा रहे हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि जो काफ़ी तसल्ली बख्श है और फोर्सेज जिस तालमेल के साथ काम कर रही है उसके हिसाब से उसके हवाले से फौज काफी मुत्हिद और सरगर्म है और किसी भी चैलेंज के लिए फौज सरहद या दीगर जितने भी इलाके हैं वहां पर वो किसी भी चैलेंज के लिए तैयार है।
चलिए जनाब, फौजी 16वें कोर के सरबराह का बयान आया है। फौजी तनसीबात पर इत्मीनान का इजहार किया गया, ऑपरेशंस बढ़ा दिए गए हैं, रात की निगरानी बढ़ा दी गई है और न सिर्फ रात की निगरानी बढ़ा दी गई है बल्कि जदीद आलात से भी अब निगरानी रखी जाएगी। आपको याद होगा कि चंद दिन पहले दिल्ली के अंदर भी इजलास हुआ था जिसमें सूरत हाल को कैसे बेहतर बनाना है, फौज, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू कश्मीर पुलिस मुश्तरका तौर पर किस तरीके से ऑपरेशन चलाएंगे, उस ज़िमन में भी बात हुई थी। और उसी पस मंजर में कल का बयान भी देखा जा रहा है जहां पर फौज ने यह साफ कर दिया कि सरहदों पर निगरानी बढ़ा दी गई। न सिर्फ सरहदों पर बल्कि इंटीरियर एरियाज के अंदर फौज और जवान, पुलिस के जवान जो है वो मुश्तरका तौर पर रात के नाके भी लगाएंगे और गश्त भी करेंगे ताकि मुश्तबे अफराद पर नकेल कसी जाए। चलते हैं जी आगे, बात इंतहाई अहम मामले की करते हैं चूंकि साल अपने इख्तिताम की ओर है और साल के इख्तिताम पर हम एक एक डिपार्टमेंट का एक रिपोर्ट कार्ड भी रखने की कोशिश करते हैं। आज एक और डिपार्टमेंट है और वो भी डिपार्टमेंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है, यानी हमारे रोड्स एंड बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट की काम काज का किस तरीके का खाका है। इतलात और खबरें ये आ रही हैं कि काम बहुत ज्यादा रखा गया था लेकिन उस बीच हदफ के नजदीक क्या R&B पहुंचा, एक बड़ा सवाल है क्योंकि दावा पेश किया गया कि रवा साल के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काफी बेहतरी आई है। 41,141 किलोमीटर की सड़कें बनाई गई रवा साल के दौरान, 41,000 किलोमीटर, और उसके साथ साथ 410 पुल भी मुकम्मल किए गए हैं, काम इन पर मुकम्मल किया गया। अब ये कितने साल से चल रहा था ये दूसरा सवाल है जी। इसके साथ साथ 30,000 से ज्यादा किलोमीटर वाली लंबी सड़कों पर तारकोल भी बिछाया गया। यहां पर दावा बस नहीं किया गया बल्कि यह कहा गया कि उधमपुर रामबन सेक्टर जो इंतहाई हसास सेक्टर है और हर दूसरे तीसरे दिन अब आप सुनेंगे सड़क बंद हो गई, पहाड़ खिसक गया, पत्थर कहीं ना कहीं आया, कहा गया कि यह काम 99% मुकम्मल हो गया है। उधमपुर रामबन सेक्टर, 4 लेनिंग श्रीनगर बारामुल्ला, डबल लेनिंग अखनूर पुंछ और चिनैनी सुख महादेव किश्तवाड़ रोड और साथ साथ श्रीनगर रिंग रोड पर काम जारी है, दावा पेश किया गया सरकार की तरफ से। चिनानी नाशरी काजीगुंड बानिहाल टनल को ऑपरेशनल बनाया गया, जोजिला और जडमोर टनल पर भी काम मुकम्मल है और इस तरीके से 18 रोपवे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो एक इनिशिएटिव है, पर्वतमाला इनिशिएटिव, उसके तहत प्लानिंग की गई है, एग्जीक्यूशन किया जा रहा है और 8.75 किलोमीटर यानी 8.5-9 किलोमीटर के आसपास काम कुछ इलाकों के अंदर मुकम्मल भी हुआ। शिल्पा हमारे साथ है, दावे हैं, दावे रखने की कोशिश करेंगे, फैसला आप कीजिएगा कि क्या हुकूमती इदारों की तरफ से जो एदाद शुमार रखे जा रहे हैं ये सही है या गलत है। शिल्पा अपडेट करें कि क्या कुछ डिपार्टमेंट वाइज कहा गया है, स्पेशली जब हम रोड्स एंड बिल्डिंग्स की बात करें, दावा बहुत कुछ है, जमीनी सूरत हाल क्या है वो बाद में हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल दावे में क्या कुछ और कहा गया है। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से आधिकारिक आंकड़ों की हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काफी वृद्धि जो है, प्रगति जो है वो देखने को मिली है। जिस प्रकार से आपने कहा कि रोपवे प्रोजेक्ट्स में जो है यानी कि इसमें रोपवे प्रोजेक्ट्स शामिल है, टनल कंस्ट्रक्शन शामिल है और साथ ही साथ रोड नेटवर्क एक्सपेंशन भी इसमें जो है वो शामिल है। देखिए ये दावा किया जा रहा है, लेकिन हालांकि अगर इन दावों की अगर हम बात करें तो देखिए कई साल जो टारगेट रखा जाता है उन टारगेट से भी कई साल जो है वो आगे निकल जाते हैं और उसके बाद जो है वो कंप्लीट किया जाता है। लेकिन फिलहाल बताया जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काफी प्रगति जो है वो देखने को मिली है। जिस प्रकार से आपने कहा जम्मू श्रीनगर 4 लेन हाईवे की बात करें, जोजिला जेडमोर टनल यहाँ पर जो है कनेक्टिविटी जो है वो की है। साथ ही साथ आप देखेंगे पर्वतला जो रोपवे इनिशिएटिव है वहां पर जो है जिस प्रकार से इस इनिशिएटिव के तहत जो है वो इन्हें कनेक्टिविटी दी गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जहाँ पे 99% बस्तियों में जो है 99% बस्तियों को जो है वो जोड़ा गया है, जिसमें 17,839 किलोमीटर रोड जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। फिर वहीं पर 4 लेन जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की बात करें जिसका काम अभी चल रहा है, ये दावा किया जा रहा है कि उसका 4th सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। वहीं पर उधमपुर रामबन सेक्शन जिस प्रकार से आपने कहा कि 99.9% कंप्लीट हो चुका है, ये दावा जो है वो किया जा रहा है। रामबन बनिहाल सेक्शन जो है वो अभी कंप्लीट होने की तैयार पर है। 2.39 किलोमीटर टनल जो कि नाशरी रामबन सेक्शन है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और जम्मू अखनूर हाईवे जो इस समय चल रहा है भगवती नगर से मुट्ठी तक जो है वो 5 किलोमीटर
किलोमीटर जो फ्लाईओवर है उसका काम कंप्लीट हो चुका है और ये बताया जा रहा है जो टारगेट रखा गया है 2025 मार्च इसका जो है वो टारगेट रखा गया है। तो साथ ही साथ अगर हम मेजर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो आप देखिए ये दावा किया गया है कि 4 लेन जो श्रीनगर बारामूला है, डबल लेन अखनूर पुंछ है, चनैनी सुधमादेव है, किश्तवाड़ रोड श्रीनगर जम्मू रिंग रोड है, इनका काम अभी जो है वो जारी है। ये रोड थे यानी कि रोड नेटवर्क एक्सपेंशन जो दावा किया गया आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक कि यहाँ पर इसमें जो है वो काफी ज्यादा प्रगति देखने को मिली है। वहीं पर टनल कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए चनैनी नाशरी काजीकुंड बनिहाल टनल जो कि समय ऑपरेशन मोड पर है, उन्हें कनेक्टिविटी जो है उनकी कनेक्टिविटी इंप्रूव की जा रही है। वहीं पर NH44 साथ साथ 2 जिला जेड मोड टनल्स जो कि वेदर कनेक्टिविटी उन्हें जो है बेहतर कनेक्टिविटी उन्हें जो है वो दी जा रही है, काम अभी चल रहा है। साथ ही साथ अगर हम जो पर्वतमाला इनिशिएटिव उसमें 18 रोपवे प्रोजेक्ट जो है वो रखे गए हैं। अच्छा जी, ये तो ओवरऑल हम देखते हैं कि जो डाटा दिया जा रहा है, लेकिन जब हम ग्राउंड की कहानी देखते हैं तो आज भी वाइटल पुल्स ऐसे हैं, ब्रिज ऐसे हैं जो सालों साल से काम चल रहा था, मुकम्मल नहीं हुआ। श्रीनगर की आपको याद होगा कि रवां साल के दौरान ही एक हादसा हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए, तब जाकर ह्यू एंड क्राई के बीच एक स्टील का छोटा सा ब्रिज बना। गांव देहात के इलाके भी रो रहे हैं कि जनाब इंफ्रास्ट्रक्चर में तो बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जो इंटीरियर रोड्स हैं उनकी ओर किसी की तवज्जो नहीं है। जो काम लेना चाहिए था वहां पर नहीं हो रहा है, जो ऑलरेडी चल रहा था फिनिशिंग टच पर था उसको दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो क्या हम ये माने कि लोगों की शिकायतें अपनी जगह पर सही है और सरकार के फिगर्स अपनी जगह पर सही है, क्योंकि काम तो हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं काम देखने को मिल रहा है, लेकिन काम में काफी ज्यादा देरी भी देखने को, यानी कि जो टारगेट रखा जाता है उस टारगेट से आगे बढ़कर 2-3 साल जो है वो आगे बढ़कर जो है वो काम को पूरा किया जाता है। लेकिन कई आप देखेंगे कई काम ऐसे भी हैं, कई कंस्ट्रक्शन ऐसे भी हैं जहां पर लोगों की शिकायतें आती हैं, तभी जाकर जो है वो कदम उठाया जाता है। जिस प्रकार से फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि सरकार के द्वारा 382 जो पुल्स है वहां पर सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए क्रैश बैरियर्स, पैरापेट्स और प्रोटेक्टिव वॉल्स जो है वो लगाने की बात यहाँ पर की गई है, यानी कि ये काम जो है वो पूरा किया गया है। तो अब देखिए जब सड़क हादसे होते हैं तो तभी क्रैश बैरियर्स याद आते हैं, तभी प्रोटेक्टिव वॉल्स जो है वो याद आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि जब लोग शिकायत करते हैं तब ये कदम उठाए जाते हैं, या फिर उससे पहले भी सरकार जो है वो जागती हुई नजर आती है। चलिए, बहुत शुक्रिया शिल्पा हमारे साथ ज्वाइन करने। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा। तो नाजरीन यहाँ पर छोटे से तिजारती वक्फे के लिए रुकेंगे, वक्फे के फौरन बाद हाजिर होंगे। तो जो वस्ती जिला गांधरबल है वहाँ से एक बड़ी खबर आ रही है, उस पर भी क्या कुछ अपडेट है वो आपको बताएंगे और साथ ही साथ मेहमान के पास भी जाएंगे। लेकिन यहाँ पर छोटा सा तिजारती वक्फा। ब्रेक के बाद दोबारा इस्तकबाल आखिरी पड़ाव की ओर हम चल चुके हैं, चल पड़े हैं और मेहमान भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। आखिरी 10 मिनट आपके साथ भी हम बिताएंगे, जहां पर आपकी फ़ोन कॉल्स को हम शामिल प्रोग्राम करेंगे, वेदर अपडेट भी आपको बताएंगे। लेकिन आपको ज़रा एक अहम और बड़ी खबर से भी रूबरू करवाते हैं और आपको बताते हैं कि सेहत महकमा हेल्थ के अंदर हेल्थ को बेहतर बनाने की कोशिशें हो रही हैं और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से लेफ्टिनेंट जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है उमर अब्दुल्ला वाली हुकूमत, इनकी तरफ से इक़दाम किए जा रहे हैं। जहां मुख्तलिफ इलाकों के अंदर डायलिसिस सेंटर्स को बनाने का पहले ही फैसला लिया गया था, वहीं पर कुलन इलाका, गांधरबल का कुलन इलाके के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि प्राइमरी हेल्थ सेंटर गांधरबल के कुलन इलाके के अंदर बनने जा रहा है। जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर तरक्याती मंसूबे को हरी झंडी दे दी गई है और इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो गांधरबल के कुलन इलाके के अंदर बनने जा रहा है, इस पर लागत का तखमीना जो है वो 4.82 करोड़ रुपया आ रहा है। यानी इब्तिदाई जो लागत का खर्चा होगा वो 4 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा है, 4 करोड़ और 82 लाख रुपया इस पर इब्तिदाई खर्चा होगा। और डेडलाइन जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से सेट कर दी गई है मार्च 2028। और ये याद रखिएगा कि जो रूल्स है 144 जनरल फाइनेंस रूल
GRF 4 2017, उसके तहत ये मैंडेट किया गया है कि टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, कोडल फॉर्मेलिटीज को पूरा किया जाए, तमाम फॉर्मेलिटीज को पूरी की जाए और मार्च 2028 से पहले इस हसास और अहम प्रोजेक्ट को पाए तकमील तक पहुंचाया जाए। ट्रांसपेरेंसी यानी जवाबदेही के उनसुर को भी ध्यान में रखा गया है, इसलिए फोटोग्राफिक एविडेंस हर स्टेज पर होने चाहिए। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स को बाकायदा तौर पर एक फॉर्मेट के तहत होना चाहिए और जो भी एजेंसी ये काम करे उसके लिए ये लाजमी है कि 2028 तक ये 4.82 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट बनने जा रहा है प्राइमरी हेल्थ सेंटर का, इसे पाए तकमील तक पहुंचाए। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दे दी गई है और अप्रूवल आने के साथ ही मकामी मेंबर असेंबली कंगन जो है मियां मेहर अली, उन्होंने उमर अब्दुल्ला हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि यह दीरीना मुतालबा था कुलन गांदरबल के इलाके के लिए, जहां पर इस मरकज के बनने से राहत बहुत सारे लोगों को मिलेगी, क्योंकि सिर्फ मरकज नहीं बनेगा बल्कि एक तिब्बी इदारा है, यहाँ पर डॉक्टर और दीगर आलात भी रहेंगे जिससे मकामी आबादी को फायदा मिलेगा। तो याद रखिएगा, इससे पहले जब गांदरबल की एक मीटिंग हुई थी उसमें सिविल सोसाइटी और आम लोगों के साथ जब मुलाकात उमर अब्दुल्ला ने की थी तो यह मामला सामने आया था। उसी पस मंजर में कुलन गांदरबल के अंदर अब ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर को मंजूरी दे दी गई है। 4.82 करोड़ रुपया इस हेल्थ सेंटर पर लगने जा रहा है, जो एक बहुत बड़ा संग-मील इस इलाके के लिए हो सकता है। बड़ी खबर जिला गांदरबल से इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर मनीगाम ट्रेनिंग सेंटर में एक पुलिस कांस्टेबल हादसाती तौर पर उसकी मौत हुई है। ट्रेनिंग कॉप जो है, एक पुलिस एहलकार जो है, उसे बुलेट लगने की वजह से मौत हुई है। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल मनीगाम से अभी की अहम और बड़ी खबर और मुख्तलिफ खबर रसा इदारों के मुताबिक एक पुलिस कांस्टेबल, पुलिस एहलकार जो ट्रेनिंग कर रहा था मनीगाम के अंदर, उसकी मौत वाक़या हुई है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट गांदरबल के अंदर जब वो ट्रेनिंग कर रहा था और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक एक बुलेट उन्हें लगी है जिसके बाद वो जख्मी हुआ और जख्मों की ताब न लाकर वो दम तोड़ बैठा है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि गोली चलने की खबर सामने आई है। अब यह हादसाती तौर पर गोली चली है, कैसे गोली चली है, इस सिलसिले में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल मनीगाम की तरफ से इक़दाम किए गए हैं और जिस एहलकार की मौत हुई है सरीर अहमद उसका नाम बताया गया है, उड़ी से उनका ताल्लुक है और BRTC ट्रेनिंग मनीगाम के अंदर वो इस वक्त मौजूद थे और गोली लगने की वजह से उनकी मौत हुई है। एक बड़ी खबर मनीगाम ट्रेनिंग सेंटर से सामने आई है और खबर सा इदारे इसकी तस्दीक भी कर रहे हैं, लेकिन मजीद तफसीलात के लिए सीधे अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे। डिप्टी ब्यूरो हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं सलीम वानी। सलीम, अपडेट करिए, जो मनीगाम ट्रेनिंग सेंटर है वहां पर खबर है कि गोली लगने से एक कांस्टेबल, एक पुलिस एहलकार की मौत हुई है। गोली बरादर कुशी की वजह से लगी है या कुछ और है? क्या कुछ डिटेल्स अभी तक सामने आई है? देखो गौर, अभी जो थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक खबर बाहर आई कि जो PTS मनीगाम है, जहाँ पे काफी सारे लड़के जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख के लड़के ट्रेनिंग करते हैं, PTS मनीगाम सबसे पुराना सेंटर है। तो आज रात 4 बजे के करीब जो ड्यूटी सेंट्री था उसने शायद उसके बाद ही किसी को उसको लगा होगा कि या तो कुछ इन्वेस्टिगेशन जारी है, अभी कुछ कहना इस टाइम मुनासिब नहीं रहेगा, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई है। एक लड़का है सरीर अहमद अवान जो उड़ी का रहने वाला है, उसके ऊपर उसने गोली लगाई है, उसके बाद उसकी मौत ऑन स्पॉट हुई है। उसके बाद तुरंत गांदरबल पुलिस स्टेशन SHO गांदरबल वहां पे पहुंचे और बॉडी को अपनी तहवील में लिया है। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई है बाज़ाब्ता तौर पर और PTS मनीगाम में जो कमांडेंट रहते हैं, SSP रैंक के रहते हैं, उसने भी यही कहा है कि
रात के ये इंसिडेंट हुआ है 4 बजे के करीब। उसके बाद तुरंत पुलिस वहां पे पहुंची और बॉडी को अपने तहवील में लिया, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई है। जो ड्यूटी संतरी था उसने ये ये इसके ऊपर गोली लगाई है। क्या वजूहात है ये थोड़ी देर के बाद ही, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि क्या कारण है, तो उसके बाद ही हम आपको अपडेट कर सकते हैं। तो ये क्या ड्यूटी संतरी की गिरफ्तारी हुई है या शक की बुनियाद पर या बरादरकुशी के मामले में ये गोली चली है? जी बिल्कुल, गिरफ्तार तो होना ही होना है क्योंकि कानून सबके लिए है ये। लेकिन ऐसा काम करना कि अगर आप ऐसा काम करोगे जो ड्यूरिंग ड्यूटी, या अगर आपके पास ऐसा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक ड्यूटी देते हो और पुलिस डिपार्टमेंट है, जब आपको ऐसा गुस्सा आएगा, ये सीनियर ऑफिसर्स के लिए सवाल है कि अगर ऐसे लोगों को ड्यूटी लगाया जाता है, अगर इनके ऊपर यहाँ पे काफी सारे सवाल खड़े होते हैं। लेकिन अभी तक यही है कि 4 बजे के करीब इसने, चाहे ड्यूटी से वापस आता था या ड्यूटी पे ही था, लेकिन इसने उसके ऊपर गोली चलाई है। अब गोली क्यों चलाई है थोड़ी देर के बाद ही, जब ही इन्वेस्टिगेशन सामने आएगी उसके बाद ही अपडेट हो जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सलीमा ने हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे, जो बता रहे थे कि किस तरीके से गोली चली है। संतरी की गोली लगने की वजह से एक और संतरी की मौत हुई है। पुलिस ने मामला अपनी नोटिस में ले लिया, यानी बाज़ाब्ता तौर पर तहकीकात शुरू कर दिया। डिटेल जूं सामने आएंगी हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। अब जरा चलते हैं मौजू पर, मेहमान के पास चलते हैं और उस बड़े मामले पर गुफ्तगू करते हैं। उसके बाद आपकी फोन कॉल्स और एंड पर आपको वेदर अपडेट से भी रूबरू करवाना है। लेकिन यह मामला इंतहाई अहम और हसास है। कल हमने आपसे कहा था कि लास्ट निशस्त होगी, लेकिन फिर कुछ कॉलर्स की तरफ से कहा गया कि नहीं जनाब, इसको और थोड़ा कीजिएगा ताकि हुकूमती इदारे बाखबर हो जाए कि अवाम क्या कुछ चाहती है और कितना अहम यह मामला है। ऑनलाइन जुआ सरकारी तौर पर जायज है, नाजायज है, यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन जुए का नाम दिमाग में आते ही, गैमलिंग का नाम दिमाग में आते ही माजी की सूरत हाल भी सामने आती है और हाल भी हमारे सामने आता है। माजी में इस अल्फाज को सुनते ही रोंगड़े खड़े होते थे और इसको नफरत की निगाह से देखा जाता था। मौजूदा दौर में इसे चांस और सिकिल के साथ देखा जा रहा है और ये चांस और सिकिल, ये जो अंग्रेजी लफ्ज इसके साथ जोड़ा गया है, ये इसको लीगलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि तबाही के दहाने पर बहुत सारे घर पहुंचे हैं, बहुत सारे घरों के आशियाने बिक चुके हैं, टूट रहे हैं। वजह यही गैमलिंग है, ऑनलाइन गेमिंग है, जिसके आदी हमारे सारे नौजवान हो रहे हैं। हम साउथ कश्मीर चलेंगे। फारूक अहमद त्राली साहब मारूफ ट्रेड यूनियन लीडर हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं और सिविल सोसाइटी के रुकन भी है। सूरत हाल को गहराई के साथ देख चुके हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में इनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है, मुख्तलिफ मामलात पर इनकी बात सामने आई है। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक साहब ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। पिछले कई दिनों से हम ये मुसलसल गुफ्तगू कर रहे हैं। माहिर नफ्सियात से बात की, कानून जानने वाले लोगों से बात की, वकला से गुफ्तगू की। 2-3 चीज़ें जो बड़ी सामने आई कि जनाब हम शायद अपने बुनियाद से हिले हैं। जो हमारे बेसिक असूल थे हमने उनको बंद कर दिया है। हम वेस्ट की ओर देख रहे हैं, शॉर्टकट्स को अपनाना चाहते हैं, जिसकी वजह से हर गुजरते दिन के साथ हम इनकलाब की ओर नहीं, खुशी की ओर नहीं, बल्कि तबाही की ओर जा रहे हैं। और हमें इस बात की समझ ही नहीं है कि हमारा नौजवान पहले गोली का शिकार था, फिर ड्रग्स का शिकार हुआ और अब तीसरा पड़ाव जो है ये ऑनलाइन गैमलिंग है, जिसने हजारों के घर अभी तक वीरान किए हैं, तोड़ दिए हैं। कितना बड़ा और संगीन मामला है, चूंकि आप मुसलसल लोगों के साथ राब्ते में है, नौजवानों के साथ राब्ते में है। कितना अहम फीडबैक आपके पास है, जरा शेयर कीजिएगा। गवर साहब और दीगर सामीन नाजरीन जो देख रहे हैं, सबको मेरा प्यार भरा सलाम। एक दहाई पहले, तकरीबन एक दहाई पहले तक सोशल मीडिया और डिजिटल वर्ल्ड का कोई नामो निशान न था। एक दहाई से जब सोशल मीडिया मुआरिज़ वजूद में आया, तब से आज तक हमारी नौजवान पौध जो है ये ऐसे खराफात में की लत पड़ रही है इनको, जो इनको बर्बादी के कगार तक ले जा रही है। इससे पहले इस गैम्बलिंग से पहले, ऑनलाइन गैम्बलिंग से पहले हमारी नौजवान पौध ड्रग मेनेस में फंस गई। अभी उस पे उसका कल्ला कमा नहीं हो रहा था, तो एक नया वबा हमारी नौजवान नस्ल में जिसको उनकी लत पड़ गई, वो है गैम्बलिंग। ये इसमें सबसे बड़ा कसूर जो है वो हमारे पेरेंट्स का है। हमारे पेरेंट्स
अपने बच्चों को ऐसे आलात हाथ में देते हैं जो एंड्रॉइड फोन्स, आईफोन्स और जो लेटेस्ट फोन्स आ रहे हैं जी, जो इस बच्चे इस फोन के जरिए इस लत में पड़ रहे हैं कि इन्होंने अब गैम्बलिंग, कैसीनो, वेबसाइट्स और दूसरे एप्लीकेशंस पर गैम्बलिंग स्टार्ट की है। सबसे पहले इसमें वो नौजवान या हमारे वो एडोलसेंट्स है जो सनी बलोगत को हमारे बच्चे पहुंचे हैं, वो इसमें फंस जाते थे जो डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार होते थे जी। डिप्रेशन और एंजाइटी से निकलने के लिए वो इस गैम्बलिंग या वेबसाइट्स और कैसीनो का इस्तेमाल करके जो उनके जहन में डोपामाइन निकल कर रिलीज होकर इनको खुशी मिल जाती एक फॉर द टाइम भी। लेकिन अब ये दूसरे बच्चों को भी जो इनके फ्रेंड सर्कल में है, जो डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार नहीं है, उनको भी पैसे कमाने का लालच देकर इस बर्बादी की दहानी की तरफ ले जा रहे हैं। इसमें पेरेंट्स का सबसे बड़ा अहम रोल है जी, क्योंकि जो कोरोना के टाइम ऑफलाइन क्लासेस नहीं हुए, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुए, तो हर एक पेरेंट ने अपने बच्चे को एक फोन ला के दिया। अब तो वो दौर चला गया, लेकिन बच्चों के हाथों से ये फोन अभी भी नहीं छूट रहे हैं जबकि ऑफलाइन क्लासेस शुरू हुए हैं। पेरेंट्स का ये हक बनता है कि अगर उनको स्टडी मटेरियल या कोई ऐसी चीज जो उनकी स्टडीज के लिए जरूरी है डाउनलोड करनी है या कुछ करना है, अपने सामने उनको ये करा दे। रात को उनको अपने कमरों में फोन ले जाकर जाने नहीं दिया जाए। फोन उनसे शाम के खाने के वक्त ही लिया जाए और रात को अपनी तहवील में रखा जाए। इस जो ऑनलाइन गैम्बलिंग है, इससे हमारे कश्मीर में, मैं कश्मीर की बात कर रहा हूं, इस वक्त ऐसे घराने तबाह बर्बाद हुए हैं। दूसरे, जब ये बैंक्रप्सी पे आते हैं, जिस घर के लड़के ये गैम्बलिंग करते हैं, फिर उनके जो दूसरे बच्चे होते हैं वो भी इसमें मुलव्वस हो जाते हैं और फिर ये जो बच्चे हमारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो दूसरे मतलब क्राइम्स में आ जाते हैं। बिल्कुल, घर का सामान बेच डालते हैं, किसी के घर में चोरी करते हैं और अल्टीमेट इनका यही होता है जब ये दिवालियापन पे आ जाते हैं तो ये सुसाइडल अटेम्प्ट्स करते हैं। इस वबा से बचने के लिए पेरेंट्स का एक अहम रोल बनता है कि वो अपने बच्चों को ये फोन इस्तेमाल करते हुए खास ख्याल रखे, एक सुपरविजन रहे, अपनी गाइडेंस में रहे और ये देख ले कि हमारे इन बच्चों का मेल जोल फ्रेंड सर्कल किन बच्चों के साथ है। जैसा हम पिछले कुछ टाइम से देखने की कोशिश कर रहे हैं, सुपरवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं जो ड्रग मेनेस में हमारे बच्चों के साथ हो रहा था। तीसरी बात यह है कि अगर ये जो गैम्बलिंग है, गैम्बलिंग, इस पे कागन लगाने की जरूरत है। एक दौर था जब हमारा बचपन था तो जब कोई जुआ खेलता था इसको हकारत की फारूक साहब एक चीज और जानना चाहेंगे। जहां आपने वालिदैन की बात की है, सिविल सोसाइटी की बात की है, उनकी क्या कुछ जिम्मेदारी है, ऐसे में कानून नाफिज करने वाले इदारे या हुकूमत की क्या कुछ जिम्मेदारी है ताकि जो ऑनलाइन गैम्बलिंग है, गेमिंग है, उस पर थोड़ा काबू पाया जाए, एक कानून बनाया जाए ताकि जो ऑनलाइन गैम्बलिंग है उससे रोका जाए? बिल्कुल। आज की जो सबसे बड़ा हमारा जो सितम जरीफी का मुकाम ये है कि हमारे कश्मीर में, कश्मीर की बात करूं, जो हमारे वीलॉगर्स और जो कंटेंट अपलोड करते हैं जी, वो पैसा कमाने के मोनेटाइजेशन के इस लत में अपने इस वीलॉगर के जो वो वीडियो अपलोड करते हैं उसमें बीच में ऐसे गेम्स की वो ऐड करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं कि हम ये करते हैं, हम ऐसा पैसा कमाते हैं, इस गेम पे आ जाओ, उस गेम पे आ जाओ। बिल्कुल। There should be a complete embargo on such vloggers and content uploaders। आप ऐसे गेमों और जो इसके जो प्रोपिगेटर है इन गेम्स के, जो इनके ऑर्गेनाइजर्स है, there should be a complete ban on it and it is the first and foremost duty of the government
and law enforcement agencies to see that our younger generation is going एक ऐसे गहरे घाव कुएं की तरफ जा रहे हैं जिसमें बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट में इसमें सबसे बड़ा रोल बनता है और गवर्नमेंट को ये अपना कलीदी रोल और इस रोल को अपना फर्ज अमली समझकर इस पे एक कदगन लगानी चाहे कि जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा, चाहे वीलॉगर होगा, कंटेंट अपलोडर होगा या कोई और होगा या इसके ऑर्गेनाइजर्स या प्रोपेगेटर्स जो होंगे, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये फारूक साहब, जब आप ये कह रहे हैं ना कि जनाब कंटेंट अपलोडर्स और ये वीलॉगर्स हो, एक व्हाट्सएप मुझे अभी मिला है और ये बड़ा दिलचस्प वीडियो है। बज़ाहिर मुझे थोड़ी देर पहले लग रहा था कि शायद ये कोई अहम नहीं है, लेकिन जब मैंने देखा आपकी बात को इससे तस्दीक हो रही है कि हमारे लड़के या लड़कियां अब इस हद तक मॉरली गिर चुके हैं कि शायद ये कंटेंट अपलोड ही नहीं होना चाहिए था। लेकिन वही मामला है ना कि हमने 10 पैसे कमाने हैं और ये आसान तरीका बन चुका है कमाने का, रादर कि हम इसको इंफॉर्मेटिव बनाते, प्रोग्रेसिव बनाते, हेल्पफुल बनाते, वैसी वहियात इस पर चल रही है कि छोटे बच्चे देखेंगे वो तो हाथ से चले ही जाएंगे। लेकिन अब जब हम कानूनी एतबार से देखें, कानून इसको रेड एंड ग्रे जोन में डाल रहा है, कहीं पर लीगलाइज भी किया जा रहा है, तो क्या रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो कानून साजी करें इस पूरे मामले पर, ऑनलाइन गैमलिंग वाले मामले पर, और स्पेशली सोशल मीडिया पर नजर रखी जाए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल गवर साहब, आपने सही बात कह दी कि जिस तरह गवर्नमेंट या हमारे जो ये मोबाइल जो ऑर्गेनाइजर्स है वो स्पैम या दूसरे जो ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं उसको उस पर कदगन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट के चाहिए कि वो लेजिस्लेशन करके इस जुआबाजी पे, ऑनलाइन जुआबाजी पे एक ऐसा कानून लाए कि जो भी इसको प्रोपिगेट करे या इसमें हमारी नौजवान को उड़ने की कोशिश करे, उनके लिए कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और इस पे इनका एक सुपरविजन होना चाहिए। सारे जो हमारी मोबाइल्स है या मोबाइल जो वेबसाइट्स है उनको उन पे एक कदगन लगाई जाए और वो अंडर सर्विलेंस रहनी चाहिए कि कौन वीलॉगर या कंटेंट अपलोडर ऐसे काम कर रहा है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये गवर्नमेंट का फर्ज अव्वलीन है, ताकि गवर्नमेंट का ये जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ डेवलपमेंट काम करे। जब तक हमारी नौजवान नस्ल, हमारा फ्यूचर ताबनाक और रोशन न हो, उसके लिए हमारे बच्चों को इस दलदल से बचाने के लिए गवर्नमेंट को इकदाम उठाने चाहिए। बहुत फारूक अहमद साहब ज्वाइन करने के लिए। सरकार पर भी जिम्मेदारी है, वालिदैन पर जिम्मेदारी है, अलगर्ज ये हम सब पर जिम्मेदारी है कि हम अपने आगे पीछे देखें और जिस तबाही की और हर दिन हम एक एक कदम बढ़ा रहे हैं इससे हम पीछे रहें, नौजवानों को भी बचाएं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए लेकिन सही सिमत में किया जाए, मोबाइल का यूज़ किया जाए, फ़ायदे के लिए किया जाए, न कि तबाही के लिए किया जाए। क्योंकि अब जो खबरें आ रही हैं ना, वो हर दिन ये हमें कहीं ना कहीं से कॉल आ रहा है, कोई ना कोई वीडियो आ रहा है, कोई ना कोई बात सुना रहा है कि जनाब तलाक हो गई, डाइवोर्स हो गया, घर टूट गया, भाई निकल गया। वजह ये ऑनलाइन गेम्स है, ऑनलाइन जुआ है, जो पूरी तरह से हमें अपनी बाहर आ रही है। आखिरी पड़ाव पर आते हैं, बदर अपडेट आपको बताते हैं कि रात किस तरीके से गुजरी। चुनाई कलान का दूसरा दिन है, लेकिन यकबस्ता हवाओं ने रात एक बार फिर ठंडी कर दी है पूरी वादी कश्मीर के अंदर। न सिर्फ वादी कश्मीर की सूरत हाल ये है बल्कि जम्मू सूबा की सूरत हाल यही है। शहर श्रीनगर जहाँ पर कल 8 डिग्री मनफी था, आज 4.6 डिग्री रहा है, लेकिन दर्जा हरारत इस तरीके का कि सुबह हल्की सी बादल आपको दिखेंगे, दिन में थोड़ी सी धूप भी होगी। काजीगुंड के अंदर मनफी 5.2 सूरत हाल इसी तरीके की है कि धूप और बादल एक साथ आपको दिखेंगे। कुपवाड़ा में भी सूरत हाल मनफी 4.2 है और फिर पहलगाम आएंगे तो मनफी 4.9 और गुलमर्ग के अंदर भी मनफी 4.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो सूरत हाल ये बता रही है कि किस तरीके की सिचुएशन बनी है। सोनमर्ग आते हैं तो मनफी 7.0 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है और फिर कोकरनाग के अंदर मनफी 3.7 डिग्री है, बड़गाम के अंदर मनफी 5.3 डिग्री है और शुपियां के अंदर भी मनफी 8.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। सूरत हाल इस तरीके की बनी हुई है। पुलवामा की डिटेल्स अभी आना बाकी है तो ये एप्लीकेबल अभी नहीं हुआ है जी। आगे बढ़ेंगे जी। जम्मू सूरत हाल क्या कुछ है वो आपको बताते हैं कि जम्मू के अंदर रात का दर्जा हरारत 6.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, बानिहाल के अंदर 1.3 रिकॉर्ड किया गया है
और कटरा के अंदर 7.2, किश्तवाड़ के अंदर 4.0 और बदरवाह के अंदर 0.8, यानी बानिहाल भी कश्मीर सूबे की लपेट में आ गया है, जहां पर दर्जा हरारत -1.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। सांबा की सूरत हाल ये थी कि आज पूरे दिन धूप रहेगी, रात का दर्जा 2.5 डिग्री यानी ठंडा ही रहा है। पुंछ के अंदर 3.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, दिन में धूप रहेगी। और फिर लद्दाख की जब आप सूरत हाल पर आएंगे, लेह और करगिल डिटेल्स हमारे पास आ गई है। -8.8 डिग्री रात का दर्जा करगिल के अंदर और -7.4 डिग्री लेह के अंदर रिकॉर्ड किया गया है। तो थी सूरत हाल, किस तरीके का मौसम का मिजाज है और क्या कुछ बना हुआ है। तो फिलहाल प्रोग्राम सलाम जे को यहां पर हम रोक रहे हैं। गौहर कुछ और मुझे आप देंगे इजाजत, इस उम्मीद के साथ कि कल सुबह आपके सामने फिर हाजिर खिदमत रहेंगे। प्रोग्राम सलाम जेके में खबर, तज्जिया और तबसरा भी रहेगा। छोटा सा वक्फा होगा, वक्फे के उस पार हिंदी में ताज़ा तरीन खबरनामा।